इससे पहले की क्लास में हमने स्टडी किया था किरचॉफ के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन तथ्यों के बारे में, जिसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य ये था कि संधि क्या होता है, दूसरा ये चीज़ था कि शाखा क्या होता है, तीसरा ये चीज़ था कि लूप क्या होता है, दैट मीन्स पास क्या होता है। तो इसके पहले वाले क्लास में उसकी पूरी डिटेल्स हमने चर्चा किया है कि संधि क्या होता है, शाखा क्या होता है और पास क्या होता है। उसको पूरा बाय फिगर मैंने समझाया है, उसमें एक एक चीज़ को इंटरनली वो पूरा डेफिनेशन दी गई है, तो इस चीज़ को बड़ी केयरफुली समझना है। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ कि जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में डेफिनेशन दिया था उस डेफिनेशन को दोबारा बोल रहे हैं, आप समझ भी लेंगे, सुन लीजिए। अगर जिसको नहीं समझ में आया इससे पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने ये बताया था संधि का डेफिनेशन कि किसी परिपथ में वह स्थान जहाँ से 3 या 3 से अधिक धाराएं गुजरती हों, उस स्थान का नाम हम उसमें दिया था संधि। उसके बाद मैंने शाखा का नाम दिया। क्या शाखा का नाम दिया था कि एक संधि से जस्ट उसके अगले संधि तक की दूरी को हमने शाखा नाम दिया था, और बोला भी था डेफिनेशन एक वर्ड में कि किन्हीं दो क्रमागत संधियों के बीच के पथ को शाखा कहते हैं। इसके बाद तीसरा हमने डेफिनेशन दिया था पास का कि वह बंद पथ जो एक संधि से प्रारंभ करके पुनः उसी संधि तक वापस आए, तो जो बंद पथ प्राप्त होगा उसका नाम पास या लूप होगा। हमने बताया था कि वह बंद पथ जिसमें एक संधि से प्रारंभ करके पुनः उसी संधि तक वापस आने पर प्राप्त होता है तो उसका नाम पास या लूप होता है। अब इसके आगे ये 3 चीज़ें समझने के बाद किरचॉफ के नियम को समझेंगे। किरचॉफ ने 2 नियम दिया। जो पहला नियम था उनका वह धारा से रिलेटेड था, और धाराएं हमें देखना कहाँ पे था, संधि पे। इसलिए किरचॉफ के पहले नियम को हम धारा का नियम या संधि का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ के पहले नियम की बात करनी होगी तो हम वहाँ बात करेंगे कि जो किरचॉफ का पहला नियम है उसको 3 नामों से हम जान सकते हैं। पहला तो किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा धारा का नियम और तीसरा संधि का नियम। किरचॉफ के पहले नियम को 3 नामों से जाना जाता है। बोर्ड परीक्षा में किसी भी नाम से क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम पढ़े रहेंगे तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम है क्या चीज, ये समझेंगे। किरचॉफ ने अपने नियम में ये बताया कि इस नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होती हैं उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल करते हैं तो 0 आता है। दोबारा सुन लीजिए, किरचॉफ ने क्या बोला था। उन्होंने अपने नियम में ये बताया था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होती हैं उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। उन्होंने 0 कैसे किया, उन्होंने बोला कि आपको किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं के लिए आपको 2 चीज़ें समझना जरूरी है। पहला क्या है कि संधि की ओर जो धारा आ रही है उसके बारे में, दूसरा क्या है जो संधि से दूर जा रही है उसके बारे में। तो उन्होंने क्या बताया संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बारे में। उन्होंने ये कहा कि आप अपने स्वेच्छा के अनुसार, यानी अपने इच्छा के अनुसार आप चाहें तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस में लिख लें और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस में, या संधि से दूर जाने वाली धाराओं को प्लस में और संधि की ओर आने वाली धाराओं को किस में लिख लेंगे, माइनस में। तभी उसका बीजगणितीय योगफल करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो उन्होंने क्या बोला किरचॉफ ने, मान लीजिए ये संधि है, आइए इस पर मिलने वाली समस्त धाराएं हैं। अब हम इनका क्या निकालेंगे, बीजगणितीय योगफल। और बीजगणितीय योगफल किसके बराबर लाएंगे, 0 के। अगर 0 हो जाएगा तो उस नियम को किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि का नियम बोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। ये सिस्टमेटिक है। तो पहला नंबर संधि लिया गया, ये लिया कहाँ गया है, किसी परिपथ से लिया गया है। ये परिपथ से लिया गया है। जो परिपथ हमारे बने होते हैं उसमें से मैंने एक संधि को निकाल दिया और उस पर मिलने वाली धाराओं को मुझे ज्ञात करनी है। तो बोलना होगा तो मैंने क्या बोला
इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी संधि पर, या इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होती हैं उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है? शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। तो अगर किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सिस्टमेटिक लिखेंगे। अब इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। क्या यहाँ ज्ञात करना है? क्या देखना है भाई? बीजगणितीय योगफल। दोबारा आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे हम? इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। इसी को हम किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। आप चाहे तो इसके आगे आप किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम हेडिंग बना के आगे लिख लेंगे। उसमें क्या लिखेंगे तो सुन लीजिए क्या लिखना है। बोलेंगे हम इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर, दोबारा से सुन लीजिए क्या लिखना है। बोलेंगे हम इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। इसमें कोई असुविधा तो है नहीं। दोबारा सुन लीजिए क्या बोलना है। किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा के नियम में कि इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं कि जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। अब देख लिए इसके बाद से संधि पर मिलने वाली कितनी धाराएं हैं और इनका हम योगफल कैसे निकालेंगे। फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद इसका फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। आप किरचॉफ के प्रथम नियम को भूलेंगे नहीं, संधि के नियम को भूलेंगे नहीं, धारा के नियम को भूलेंगे नहीं। तो क्या बोलेंगे हम? सिस्टमेटिक बोलेंगे। इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अर्थात इतना बोलने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, अर्थात ये धाराओं के, देखिए बार बार हिंदी में धाराओं का योगफल लिखने से बढ़िया है कि हम ऐसे लिख दें आई, यहाँ पे लगा देंगे सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ? आई क्या है? संधि पर मिलने वाली समस्त, आई क्या है? तो ये धारा है। ये सिग्मा लगाने का मतलब क्या हो गया कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का सिग्मा रिप्रेजेंट करता है योगफल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? योगफल को। दोबारा सुन लीजिए, आई क्या है? किसी संधि पर मिलने वाली धारा है। और ये सिग्मा क्या है? तो सिग्मा ये है जितनी भी धाराएं संधि पर मिल रही हैं, ये सिग्मा उन सभी धाराओं का क्या है? योगफल है। तो धाराओं के योगफल को सिग्मा आई से लिखेंगे, प्रतिरोधों के योगफल को सिग्मा आर से लिखेंगे, विभवांतरों के योगफल को सिग्मा भी से लिखेंगे। तो यहाँ धाराओं का योगफल निकालना है तो सिग्मा आई से लिखेंगे। और इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है? शून्य। तो ये लिख के जरूर दिखाना पड़ेगा। कैसे? सिस्टमेटिक फेयर में आप लिखेंगे, ऐसे हेडिंग बना के लिखेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम। इसमें क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब देखिए फार्मूला कैसे निकालेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये संधि है, इस संधि की ओर ये I1 धारा आ रही है तो हम I1 को किस में ले लेंगे? प्लस में। संधि से ये दूर I2 जा रही है तो ये I2 किस में लिख लेंगे? माइनस में। फिर देखिए संधि की ओर ये I3 आ रही है तो हम I3 को किस में लिख लेंगे? प्लस में। ये संधि से दूर जा रही है तो इसको किस में लिख लेंगे? माइनस में। इन सभी का योगफल कितना होता है? 0। मैं एक प्लस एक माइनस लिया हूँ। क्यों? मैं ये बोला हूँ कि आपके मर्जी पे निर्भर करता है।
कि अगर संधि की ओर आने वाली धारा को आप प्लस में लिख रहे हैं तो संधि से दूर जाने वाली धारा को किस में लिखेंगे, माइनस में। या अगर संधि से दूर जाने वाली धारा को प्लस में लिख रहे हैं तो आने वाली धारा को किस में लिखेंगे, माइनस में। तो मैं अपने अनुसार ले लिया हूँ कि जो धाराएं आ रही हैं इसको प्लस में लिखे हैं, जो दूर जा रही हैं इसको माइनस में लिखे हैं। इन सभी का योगफल कितना हो गया है, 0। अब देखिए जो प्लस में है उसे एक तरफ कर ले, माइनस वाले को अलग करना है। यहाँ देखिए ये I1 किस में है, प्लस में। इसके बाद ये I3 किस में है, तो ये भी प्लस में है, इक्वल टू माइनस वाले को दूसरी तरफ भेज दें। I2 इधर माइनस में है, बराबर के दूसरी तरफ गया I2 प्लस में। I4 माइनस में है, बराबर के दूसरी तरफ गया I4 किस में हो गया, प्लस में। इस तथ्य से क्या साबित होता है, थोड़ा सा फिगर से देखेंगे। I1 और I3 किधर है, आप देखिए ये I1 है और ये क्या है, I3 है। तो आप देखें I1 I3 दोनों ये धाराएं संधि की ओर क्या हो रही है, आ रही है। और I2 और I4 देखिए I2 I4 ये दोनों संधि से क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि I1 I3 संधि की ओर आ रही है, I2 I4 संधि से दूर जा रही है। इससे ये पता चलता है कि संधि की ओर आने वाली जो धाराओं का योगफल होता है वह संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ये भी किसका नियम है, किरचॉफ का ही नियम है। तो इसके लिए नीचे क्या लिखेंगे, ऐसे संधि की ओर आने वाले धाराओं का योगफल इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख दे रहे संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल बराबर, आगे ही लिख दें संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल। क्या पता चल रहा है किरचॉफ के प्रथम नियम से कि संधि की ओर जितने धाराएं आ रही है जो उनका योगफल है वह संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर है। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम अगर पूछेगा तो यहाँ तक लिखेंगे तो हमारा प्रथम नियम कंप्लीट होगा। क्लियर। अब इस बेस पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस एग्जाम्पल पे हम किरचॉफ का प्रथम नियम की सहायता से इससे धारा का मान निकालेंगे। अब समझिए इससे धारा का मान कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देने हैं। यहाँ देखिए हमारे पास इस फिगर में एक ये संधि दिया है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस संधि पे इधर से कितनी धारा आ रही है, 5 एम्पियर। इधर कितनी जा रही है, I एम्पियर। और इधर कितना जा रहा है, 3 एम्पियर। तो हमारा प्रश्न में क्या है कि इस I का मान कितना होगा, ये प्रश्न है। तो आसान सा तरीका अभी आप क्या सुने हैं, संधि की ओर जितनी धाराएं आएंगी संधि से दूर उतनी धाराएं जाएंगी, ये फिक्स है। तो यहाँ देखिए इधर संधि की ओर कितनी धारा आ रही है, 5 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं है कि 5 एम्पियर को रोक के रखा रहेगा। जितनी आएंगी फौरन वह संधि से उतनी क्या होंगी, दूर चली जाएंगी। तो इधर से कितना एम्पियर धारा आ रही है, 5 एम्पियर। 5 में से 3 एम्पियर इधर चला गया, बचा कितना है, 2 एम्पियर। तो इधर कितना जाएगा, 2 एम्पियर। दैट मीन्स इस I का मान कितना निकल जाएगा, 2 एम्पियर। ये आंसर हो गया हमारा, बस ये इतना आंसर है। क्लियर है। अब ऐसे इसमें देखें इधर से कितनी एम्पियर आ रही है, 5 एम्पियर। इधर कितना चला जा रहा है, 2 एम्पियर। बचा कितना, 3 एम्पियर। अब 3 इधर से आ गया, कितना हो गया, 6। यानी यहाँ से कितनी धारा बाहर जाएंगी, 6 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ से I का मान कितना होगा, 6 एम्पियर। आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है, दोबारा सुन लीजिए। संधि की ओर इधर से कितना आ रही है, 5 एम्पियर। 5 में से मान लीजिए 2 इधर चली गई, बची कितना, 3। तब तक 3 इधर से जा रही है तो 6 हो गया ना। 3 इधर से आके बची थी 3, ये कितना हो गया, 6। अब यहाँ से कितनी बाहर चली जाएंगी, 6 एम्पियर। तो यानी I का मान कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें देखिए पहले आप देखिए संधि की ओर जितनी धाराएं आएंगी उनको जोड़ेंगे, जो दूर जाएंगे उसको घटा देंगे। इधर से देखिए यहाँ पे
इधर से हमारा 5 एम्पियर आ रहा है और इधर से 2 एम्पियर आया। इस संधि पे मिलके कितना बना लेंगे, 5 और 2 मिलके 7 एम्पियर धारा इधर से आ रही है, तो इस संधि से 3 एम्पियर इधर चली गई। अब नीचे कितनी धारा आ रही है, 4 एम्पियर। इतना क्लियर हो गया कि इस परिपथ से कितनी धारा नीचे आ रही है, 4 एम्पियर। दोबारा से 5 एम्पियर इधर से आए, 2 एम्पियर इधर से, 5 और 2 मिलके इस संधि पर बना ले 7 एम्पियर। 7 एम्पियर में यहाँ तक आई तो इस संधि से 3 इधर चली गई, तो 7 आई, 7 में से 3 चली गई, बची कितना, 4। अब 4 इधर से आ रही है। अब इस परिपथ में थोड़ी सी विचार करेंगे हम। इधर से कितना आ रही है, 2 एम्पियर, इधर कितना निकल गया, 1 एम्पियर, बचा कितना, 1। अब 1 इधर से आएगा, तो 3 इधर से आया, 1 इधर से आया, कितना हो गया, 4। और 4 में से 3 इधर चला गया, इधर कितना बचा है बाबू, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है। तो इधर से ये 4 एम्पियर और इधर से ये 1 एम्पियर मिल जाएंगे इस संधि पे, तो 4 और 1 मिलके 5। इसका मतलब 5 एम्पियर धारा यहाँ से जाएगा। दैट मीन्स आई का मान कितना है, ये 5 एम्पियर है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट आपको वैल्यू निकालना है। इस बेस पे मैं भी आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जिसका आप हल निकाल के कमेंट में मुझे आंसर देंगे। दैट मीन्स ऐसे एक ये संधि है, ऐसे ये धाराओं का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, ऐसे इधर से 2 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, इधर से 5 एम्पियर गया, इधर से 7 एम्पियर ऐसे आया, इधर से फिर 2 एम्पियर आया। तो यहाँ से धारा आई का मान कितना निकलेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ से निकलने वाली धारा आई का मान कितना होगा, तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि मैंने जो किरचॉफ का नियम पढ़ाया ये बच्चों को समझ में आया। फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम चाहते तो अभी इसी पे समझा देते, लेकिन उसका रीज़न ये है कि वीडियो भी लेंथी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि किरचॉफ के दूसरे नियम को समझने से पहले उसके विभवांतर, धारा और प्रतिरोध से संबंधित कुछ नियम है, उन नियमों को समझना पड़ेगा। तो वह डीपली जब उस नियम को समझ लेंगे तो किरचॉफ का द्वितीय नियम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे बता दूंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। फिलहाल वीडियो इतना पे कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।